हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट जुलाई 2024 की। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर है, जो हमारे सीडीपी बेस्ड जो हम लोगों का सीबीटी मोड पर जो पेपर होता था उसके क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा और टेस्ट के दौरान आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि बहुभाषिता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और हमको पता है कि बहुभाषिता जो होती है वो अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड होता है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। हमको पता है कि बहुभाषिता जो होती है वो संज्ञानात्मक कौशल यानी कि जो स्किल्स होती है उसको डेवलप करती है, उसको प्राउड करने का काम करती है। बहुभाषिता का मतलब होता है कि बहुत सारी भाषाओं का यूज करना। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था। देखिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बहुभाषिता की। अब हम लोग जब बहुभाषिता वर्ड देखते हैं ना तो हम लोगों को अपने आप में पॉजिटिव वर्ड लगता है और हम लोग इसको जो है वो एज अ प्रेरणात्मक घटक देखकर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो लगा देते हैं। लेकिन हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बहुभाषिता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि शुरुआती दौर में इसको किस रूप में माना जाता था। तो शुरुआती दौर में बहुभाषिता जो तो वो एक बाधा के रूप में थी। आज के समय में जो बहुभाषिता है वो बाधा नहीं है, लेकिन पुराने समय में जब शुरुआती दौर था, जब भाषा का विकास हुआ ही था 20वीं सदी की शुरुआत में, तब की बात हो रही है। तब बहुभाषिता को जो है वो एक बाधा के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। ट्रांस लैंग्वेज क्या होती है। ट्रांस लैंग्वेज का मतलब हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं। पारंपरिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को पुनर्बलन देना। देखिए, परिभाषित भाषाएं, ये वर्ड ना अपने आप में नेगेटिव है कि परिभाषित जो भाषाएं होती हैं उसको हम पुनर्बलन देंगे, मोटिवेट करेंगे और उन्हीं को बोलेंगे नहीं। पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देंगे। थर्ड है विभिन्न भाषाओं को पृथक व्यवस्था। देखिए, भाषा जो होती है, हम बहुभाषिता की बात करते हैं तो अलग अलग भाषाओं को कभी भी पृथक व्यवस्था तो नहीं देखेंगे, तो आपका फर्स्ट तो नहीं होगा और आप लोगों का थर्ड भी नहीं होगा। और द्विभाषावाद के लिए एक नई शब्दावली है, नहीं ये तो कोई रीजन ही नहीं है। सी भी नहीं होगा, सी और डी तो नहीं होंगे। अब हम लोगों को देखना है कि हाँ, ट्रांस लैंग्वेज जो होती है वो अपने आप में एक अच्छी चीज होती है कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। लेकिन अलग अलग लैंग्वेज का यूज करना जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ में उन चीजों को हम लोग बढ़ावा देंगे जो जो है वो बहुभाषिता को बढ़ावा देंगे। राइट, तो बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए इसकी जो सीमाएं हैं, उसकी सीमाओं को हम क्या करेंगे, चुनौती देंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता का मतलब क्या होता है। रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी किसी भी तरीके की। एक कक्षाई गतिविधि में जो नवाचार, हाँ नवाचार वर्ड तो पॉजिटिव है तो ये तो हो सकता है, फिर भी हमें बाकी के बेस्ट ऑप्शन देखना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। नवाचारी होनी चाहिए और बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ और नवाचार अपने आप में पॉजिटिव वर्ड्स है। कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को साथ लाना, शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, और कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव है। देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग वापस से ऑप्शन की ओर आएंगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाषा शिक्षा में रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी क्या होती है। तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी भी नई चीज को क्रिएट करना। क्रिएटिविटी कब आती है, जब हम किसी नई चीज को बनाते हैं, यानी कि जब हम नवाचार का उपयोग करते हैं और बहुत अलग एक चीज से अलग अलग चीजें बनाएंगे। तो एक ही चीज से जब बहुत कुछ करने की संभावना होती है तो उसको हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा कि नवाचारी होती है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, यानी कि एक विद्यार्थी है जो सदफ नाम का है। उसने कहीं से अच्छा,
इस तरीके के शब्द सुने हैं। अब वो उनके बारे में जानना चाहती है कि पाठ्यक्रम की पुस्तक में कि इसके बारे में तो कोई व्याख्या नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यानी कि सदफ नामक एक बालक है या बालिका है, उसने क्या किया कि उसने कुछ-कुछ वर्ड्स जो है वो देखे हैं, जैसे कि सुने हैं या जैसे कि अच्छा हो गया, हो गया। अब ये उसने देख तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन अब वो क्या कर रही है, इनके बारे में जानना चाह रही है। लेकिन हिंदी की पाठ्य पुस्तक में इनके बारे में इनकी जो भी व्याख्या है, वो तो कुछ भी नहीं दी गई है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे मित्र को बुलाएँ जो अच्छी तरीके से हिंदी बोलता हो, जो अच्छी तरीके से हिंदी बोलता हो, वो अच्छा और हम के बारे में एक्सप्लेन कैसे करेगा? उसको तो सिर्फ़ हिंदी बोलनी आएगी। तो ये तो नहीं हो सकता। बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूँढने चाहिए, ये हो सकता है। फिर भी हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो आगे के ऑप्शन देखेंगे। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरीके के प्रयोगों को ढूँढेंगे, नहीं, व्याकरण की पुस्तक से तो हम लोगों को कुछ भी नहीं कराना है। हम लोगों को व्याकरण जो है वो एक कंठस्थ कराना या किसी भी चीज़ को ढूँढना बुक से, तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। और शब्दकोश देखना है, डिक्शनरी देख लेंगे हम लोग, तो डिक्शनरी देखने से तो उसको उसकी व्याख्या नहीं मिलेगी, उसको तो सिर्फ़ उस वर्ड का मतलब समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, बच्चे को उदाहरण ढूँढने की कोशिश करवाएँगे। बच्चों को बोलेंगे कि इसके हम प्रमाण ढूँढें, उसके उदाहरण ढूँढें। जब हम उसके उदाहरण और उसके प्रमाण ढूँढने की कोशिश करेंगे, तो उस बालिका को खुद से समझ में आ जाएगा कि अच्छा और शब्द का क्यों उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? कौन सी व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? नहीं पर आप लोग फोकस करिएगा, नहीं पूछा है। विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते हैं या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति होती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि बालक जो होता है उसी चीज को पढ़ते हैं या उसी चीज को शब्द सुनते हैं जो उनके काम की होती है, जिसमें जो है वो आकृति होती है, शेप्स होते हैं और इस तरीके की चीजें होती है। तो ये तो अच्छी बात नहीं कि बच्चा व्याकरण को अच्छे से सीख पाता है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं। पहले उनको देखते हैं, उनकी जो आकृति होती है, उनकी शेप होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस की, उनको भी देखने की कोशिश करता है, फिर उनको चिन्हित करने की कोशिश करता है। ठीक बात है। अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। ये बात भी ठीक है कि जब बच्चा जो है वो व्याकरण पढ़ रहा है, तो उसको क्या करता है कि टीचर अभ्यास करने के लिए प्रेरित भी करती है और उसको जो है वो नियंत्रित करने की भी कोशिश करवाती है। यानी कि उसको बोलती है कि हाँ, आप लोग जो है वो हिंदी की प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है, इसीलिए उनको कंट्रोल करने का भी काम करती है। तो ये बात भी ठीक है। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है कि चरण कौन-सा नहीं है। तो भाषा भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, जिसका विद्यार्थी अभ्यास या फिर ड्रिल कर सके। देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जो है वो अभ्यास और फोर्थ ऑप्शन में भी अभ्यास है। तो आप लोगों को दोनों लगभग सेम टू सेम दिखेंगे, लेकिन थर्ड ऑप्शन में हम लोगों को स्वच्छंद परिवेश दे दिया, तो ये तो सही हो गया। लेकिन फोर में क्या बोला है कि ड्रिल करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो व्याकरण की कभी भी कंठस्थ करना, प्रैक्टिस करना, ड्रिल करना, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो देखिए, भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, तो देखिए मुद्रित समृद्ध परिवेश, ये तो भाषा की ही बात होती है, इसमें कि हम अच्छा परिवेश दे रहे हैं बच्चे को लैंग्वेज को सीखने के लिए। ध्वनिक फोनीम, जो एक जो है वो भाषा की ही इकाई मानी जाती है। ध्वनि विज्ञान, जो भाषा की ही बात होती है। उसके बाद में आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है वो भी जो है वो एक तरीके का विकार होता है, तो वो भाषा की बात नहीं करता है, तो ये एक तरीके का विकार है। डिसलेक्सिया क्या होता है, विकार होता है। तो भाषा की कौन सी अवधारणा नहीं है, तो वो है हमारा डी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। क्या पूछा है हम लोगों से, नॉम चॉम्स्की के बारे में पूछा है कि नॉम चॉम्स्की के द्वारा एक वाक्य नीचे दिया गया है और बोला है कि नॉम चॉम्स्की के हिसाब से कौन सी बात ठीक है। रंग रहित हरे विचार शांति पूर्वक सोते हैं, यह किस तरीके का वाक्य का उदाहरण है? यह व्याकरणिक दृष्टि से सही है, पर पसंद व नापसंद व्यक्त करता है, नहीं, इस तरीके का कोई नॉम चॉम्स्की बात नहीं करते हैं कि कौन सी हाँ, व्याकरण की बात करते हैं। ये यूनिवर्सल ग्रामर यूजी की बात करते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर, जिनको जो है वो हम सार्वभौमिक जो है वो व्याकरण कहते हैं, कि एक हमारे माइंड में एक सार्वभौमिक व्याकरण होती है और उस ग्रामर के बेसिस पर जो है हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। उसके अलावा वो एलएडी के बारे में भी बात करते हैं, यानी लैंग्वेज
एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का मतलब होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है इसके अंदर लैंग्वेज को यानी कि भाषा को एक्वायर करने के लिए एक जो है वो छोटे छोटे बंडल्स होते हैं जो हमको लैंग्वेज सीखने में हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को नॉर्म चॉम्स्की के हिसाब से बात तो की गई है, तो पसंद और नापसंद की तो बात ही नहीं है। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है, अर्थ की दृष्टि से नहीं। ये बात भी ठीक लग रही है, लेकिन बाकी के ऑप्शन देखते हैं। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है, ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। ध्वन्यात्मक रूप से तो कहीं पर भी गलत नहीं है, हर जगह सही लिखा हुआ है। व्याकरण मूलक है तथा तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है, नहीं। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में क्या बोला है कि यह व्याकरण की दृष्टि से तो सही बनावट है, व्याकरण की दृष्टि से तो सही है, पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि रंग रहित हरे विचार, रंग रहित और हरे विचार। यहाँ पर रंग रहित का भी मतलब है, हरे विचार भी है, शांतिपूर्वक भी है। तो यानी कि सब व्याकरण एकदम परफेक्ट दी गई है, लेकिन इस वर्ड का कोई भी मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, तो अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणतः, इसीलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण है? ऑप्शन है योजक उपकरण, संबंधता, शब्द संपदा या व्याकरण के क्षेत्र। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए योजक का काम करते हैं, तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करनी है कि हम लोगों को बताना है कि अध्यापक जो है वो कौन सी बात को ठीक तरीके से बोल रहा है। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे खुशनुमा कक्षा। अब यहाँ पर देखिए आधा अधूरा वर्ड दे दिया, खुशनुमा कक्षा, तब बहुत से, यहाँ पर कोई लैंग्वेज जो है उसकी कोई वर्ड जो है उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। अब मतलब जबरदस्ती अगर मतलब निकाला जाए तो निकल रहा है, बट इस वर्ड का, इस सेंटेंस का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। तो मतलब अध्यापक की जो भाषा है उसके हिसाब से तो ये नहीं हो सकता। समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला, यहाँ इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। यानी कि एक टीचर जो है वो क्लास के अंदर इस तरीके से बात कर रहा है बच्चे को कि बोलना बंद करो नहीं तो तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छी बात नहीं है। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगला बोला है कृपया समूह में बैठे और जो चित्र आपको दिया गया है उस पर अनुच्छेद लिखिए। हाँ, ये जो है वो व्याकरण की दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से जो एक अध्यापक को यूज करना चाहिए उसके हिसाब से ये एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वॉश बैक शब्द किस शब्द संबंधित है? किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण, यानी वॉश बैक शब्द किससे संबंधित है? तो कक्षा की शिक्षण सामग्रियों को प्रभावित करता है, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है, समुचित जीवन पर प्रभाव डालता है या भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। हमको क्या पूछा है? वॉशबैक। और वॉशबैक का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो नेगेटिव दिए गए हैं, जैसे परीक्षा की तैयारी। तो कोई भी अगर बच्चा जो है वो पढ़ रहा है तो वो परीक्षा की तैयारी के हिसाब से नहीं पढ़ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वॉशबैक जो होता है वो शिक्षण की सामग्री को प्रभावित करता है कि टीचिंग का जो मटेरियल है वो कैसा है, टीचिंग मटेरियल पर बेस्ड होती है वॉशबैक शब्द। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श से शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? विविध जो संदर्भ होते हैं उसमें जो है वो भाषा क्या है? तो पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य पुस्तक सामग्रियों का बड़ा सा संग्रहण होता है आंकड़ों के आधार पर, लेखों का विशाल संग्रहण होता है और व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि विविध संदर्भ में अगर भाषा बोली जाती है तो वो क्या है? अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भाषा है, स्वाभाविक भाषा, तो वो क्या हो सकती है? तो वो बहुत सारी जो लैंग्वेज की बुक्स होती है उसका एक संग्रहण होता है जिसको एक पर्टिकुलर आंकड़ों के बेसिस पर लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, स्टीफन क्रैशर के अनुसार यदि एक विद्यार्थी आई की अवस्था में है तो I+1 इस तरह के किस प्रकार के निवेशन से अर्जन संभव है? तो देखिए स्टीफन क्रैशन की बात हो रही है और स्टीफन क्रैशर जो है वो किसकी बात करते हैं? पर्याप्त निवेश की, अबोधगम्य निवेश की, बोधगम्य निवेश की या निवेश पर्याप्त ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि बालक जो है वो आई की अवस्था में है और I+1 इस तरह के किस प्रकार के निवेश में है। तो I+1 की बात होती है ना तो बच्चा अबोधगम्य निवेश में हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है?
कि भाषा सचेत होती है, सुविचारित होती है, स्वाभाविक होती है, सुविचारित होती है, स्वाभाविक होती है, अवचेतन होती है और भाषा एक प्रक्रिया होती है। हाँ, ये बात सारी की सारी ये ऑप्शंस जो है वो राइट है, बट हम लोगों को एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन जो होता है वो स्वाभाविक होता है, ओरिजिनल होता है, ये तो हमको पता है। बट भाषा अर्जन जो होता है वो सुविचारित होता है या अवचेतन होता है। तो हमको पता है कि भाषा का अर्जन जो होता है वो हमेशा अवचेतन मन से किया जाता है। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या बात सही है। अंग्रेजी भाषा के कॉन्टेक्स्ट में भारत में क्या जो है वो अंग्रेजी भाषा का लेवल है। यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है। यह भारत संघ की सह कार्यकारी भाषा है। यह भारत संघ की कार्यकारी भाषा है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा है। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा जो होती है वो हमारी भारत में एक सह कार्यालयी भाषा के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और भारत संघ की जो कार्यकारी भाषा होती है वो होती है हिंदी, और सेकंड नंबर पर हमारी हो जाती है इंग्लिश। तो यहाँ पर हम लोगों से इंग्लिश पूछा है तो इंग्लिश हो जाएगी सह कार्यकारी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या होता है। बोधगम्य निवेश की बात कर रहे हैं। शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षिप्त नहीं, ये तो नहीं है। माध्य स्तर स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे नहीं, बोधगम्य बात जो होती है वो कभी भी नीचे की बात नहीं करता है। विद्यार्थियों के व्याकरण ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी नहीं, ये भी नहीं होगा। बोधगम्य निवेश का मतलब होता है कि विद्यार्थियों का जो स्तर है उसके थोड़े से ऊंचे स्तर पर पाठ्य सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाना, बोध के हिसाब से कि बच्चे को कितना ज्ञान है उसके हिसाब हिसाब से जो है वो बच्चे को पढ़ाना, उसके हिसाब से बच्चे को जो है वो नॉलेज देना। तो इसी के साथ में आज की वीडियो में हमारे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं, जो हमारे सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और आप लोगों के इस टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।